मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वह है रासो काव्य। देखिए, रासो काव्य हिंदी के आदिकाल में रचित ग्रंथ है और इसमें अधिकतर वीर गाथाओं का ही वर्णन किया गया है। इसमें क्या होता था कि एक समूह बनाकर गीत गाए जाते थे तथा नृत्य किया जाता था, और जो यह मनोरंजन किया जाता था ना, इसमें किसी न किसी घटना का वर्णन होता था जिसे कि रास कहा जाता है, और यह डिग्गल भाषा शैली में लिखा गया है। अगर हम इसे और स्पष्ट करें तो इसके लिए हमें एक श्री कृष्ण जी का उदाहरण लिया जा सकता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी उसे रास लीला कहा जाता है। उसे रासलीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि कृष्ण जी की जो रास लीलाओं में जो गोपियों के साथ उन्होंने नृत्य किया, उनका ही चित्रण दिखाया गया है, इसीलिए इसे रासलीला कहा जाता है। लेकिन रास और रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में बहुत से विद्वानों का मतभेद है। जैसे कि अलग अलग विद्वान इसे अलग अलग नाम से उच्चारित करते हैं। वो मानते हैं कि इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हर एक विद्वान अलग अलग शब्द से मानता है। जैसे कि नंद दुलारे वाजपेयी जी इसकी उत्पत्ति रास शब्द से मानते हैं। इसी प्रकार दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त ये रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, और नरोत्तम स्वामी रसिक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासायन शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, और गारसादातासी इसकी उत्पत्ति राजयंश से मानते हैं। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। वीर गाथा काव्य की इन रचनाओं में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के शौर्य और ऐश्वर्य का वर्णन बहुत अधिक मात्रा में किया है। अर्थात उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण किया है, बहुत ही बढ़ चढ़कर उनका वर्णन किया है। जो उनके आश्रयदाता थे उनका वर्णन उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर किया है। इसकी जो दूसरी विशेषता मानी गई है वह है कि यह साहित्य मुख्यतः भाट कवियों के द्वारा पढ़ा गया है, लेकिन चारण कवियों के द्वारा रचा गया है। अर्थात इन कवियों में जो वाचन है वह तो भाट जाति के द्वारा किया गया है, लेकिन जो इसकी रचना है वह चारण कवियों के द्वारा की गई है, और भाट कवियों ने जो इसका उच्चारण किया है उन्होंने यह वाचन अपनी शैली में किया है। इसकी जो अगली विशेषता है वह है कि इन काव्यों में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। अर्थात इन रासों में कहीं ना कहीं ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। कवियों ने ऐतिहासिकता का अभाव दर्शाकर अपनी कल्पनाओं को अधिक दर्शाने का प्रयत्न किया है। अगली विशेषता है कि इन काव्यों में युद्ध प्रेम का अधिक वर्णन किया गया है, क्योंकि इन काव्यों में कवि ने अपने नायक को ही योद्धा के रूप में दर्शाने का प्रयत्न किया है, और यही कारण है कि इन काव्यों में युद्ध प्रेम का अधिक वर्णन किया गया है। इन काव्यों में वीर रस और श्रृंगार रस, इन रसों की प्रधानता रही है। अगर इसकी शैली की बात की जाए तो इन काव्यों में डिंगल और पिंगल शैलियों का प्रयोग किया गया है। आखिर ये डिंगल और पिंगल भाषा शैली होती क्या है, इनमें भेद क्या है? देखिए, जो डिंगल भाषा होती है उसमें राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा का मिश्रित रूप पाया जाता है। जिन काव्यों में वीर रस पाया जाता है ऐसे काव्य डिंगल भाषा शैली में लिखे जाते हैं,
और जो पिंगल भाषा शैली होती है उसमें ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। और इसमें इन काव्यों में ज़्यादातर श्रृंगार रस की प्रधानता देखी जाती है, और जिन में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है ऐसे काव्य पिंगल भाषा शैली में रचे जाते हैं। अब हम इसके जो रासों हैं, रचनाकार हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जो सबसे प्रमुख रासो माना गया है वह है पृथ्वीराज रासो, और इसके जो रचनाकार हैं वो है चंद्रबरदाई। यह रचना दिल्ली और अजमेर के हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान की वीरता और शौर्यता पर आधारित है। इस काव्य में दिल्ली और अजमेर के जो हिंदू शासक थे उनकी जो युद्ध जो होते थे उनकी वीरता का पूरा वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता देखी गई है। क्योंकि ये लड़ाई का है तो इसमें वीर रस की तो अधिक प्रधानता देखी गई है, और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, यानी कि पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य माना जाता है। और इस ग्रंथ के जो सबसे बड़ा संकलन है उसमें लगभग 16,000 छंद पाए गए हैं, और लगभग 70 समय माने गए हैं, अर्थात लगभग 70 भाग इसमें दर्शाए गए हैं। इस काव्य में डिंगल और पिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। इस काव्य में वीर रस और श्रृंगार रस की तो प्रधानता मानी ही गई है, लेकिन वीर रस कहीं ना कहीं अधिक देखने को मिलता है। इस काव्य में छंदों का प्रयोग भरपूर किया गया है। जो चंद्रबरदाई थे वे छपाए छंद के विशेषज्ञ माने जाते थे, अर्थात वे छपाए छंद के विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने इसी छंद का अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। जो अगला रासो है वह है परमाल रासो, और इसके जो रचनाकार हैं वो है जगनिक इनके रचनाकार माने जाते हैं। इस रासो में आला और उदल नामक 2 वीर क्षत्रियों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। इनकी वीरता का वर्णन करने के लिए इस रासों में इनकी लगभग 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है, यानी कि इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ इनके बीच में युद्ध हुए कि इनकी 52 लड़ाइयों का वर्णन इस रासों में किया गया है। परमाल रासो जो था उसको आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। आलाखंड जो है वो परमाल रासो का ही विकसित रूप माना जाता है। आलाखंड का प्रकाशन 1865 ईस्वी में चार्ल्स एलियट ने करवाया था। इसमें वीर रस का वर्णन किया है, क्योंकि देखिए इस रसों में क्षत्रियों की 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। जहाँ लड़ाइयों का वर्णन होता है तो वहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस रासों में वीर रस का प्रयोग भरपूर किया गया है। अगला जो रासो है वो है खुमान रासो, जिसके रचनाकार हैं दंपति विजय। इस रासों में खुमान ने वंश का वर्णन किया है, यानी कि जो खुमान का वंश था ना वो उसका वर्णन इस रासों में किया गया है। खुमान रासो काव्य में लगभग 5,000 छंदों से रचित है। इसके अंदर 5,000 छंद पाए गए हैं। इस रासो के नायक मेवाड़ के राजा खुमान द्वितीय को माना गया है। इस रासों में श्रृंगार तथा वीर रस का प्रयोग किया गया है, लेकिन वीर रस की प्रधानता रही है। अगला जो हम रासो पढ़ेंगे वह है बिसल देव रासो, जिसके रचनाकार हैं नरपति नाल।
यह एक विरह गीत काव्य है। बीसलदेव रासों की नायिका राजमती है, जो कि भोज परमार की पुत्री है। इस रासों को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहले खंड में तो बीसलदेव का विवाह भोज परमार की पुत्री राजमती के साथ दिखाया गया है, और दूसरे खंड में बीसलदेव का राजमती से नाराज होकर उड़ीसा चले जाने की कथा को दर्शाया है, और तीसरे खंड में रानी के विरह वृत्तांत को दिखाया गया है। जब राजा उड़ीसा चले गए थे उनको छोड़कर, उस समय पे जो उन्होंने विरह स्थिति का सामना किया, उस स्थिति को तीसरे खंड में दर्शाया गया है, और चौथे खंड में दोनों के मिलन को दर्शाया गया है। इस रासों में लगभग 125 छंदों का प्रयोग हुआ है। इस रास में श्रृंगार रस की प्रधानता देखी गई है, लेकिन साथ ही साथ वियोग पक्ष का वर्णन भी किया गया है, क्योंकि जिस समय राजा उन्हें छोड़कर उड़ीसा चले गए थे, क्योंकि रानी ने कटु शब्द जो उनको बोले थे, उस कारण से वो उन्हें छोड़कर उड़ीसा चले गए थे। उस समय पे उन्होंने जो सहा, वियोग सहा, उसमें वियोग पक्ष का वर्णन किया गया है। अगला जो रासो आता है सामने, वह है विजयपाल रासो। इसके रचनाकार हैं नल सिंह। इस रासों में विजयपाल के दिग्विजय की कथा का वर्णन किया गया है। जो उन्होंने, विजयपाल ने जो दिग्विजय प्राप्त की थी, उसकी कथा का इस रासों में वर्णन पाया जाता है। मिश्र बंधुओं के अनुसार इसका रचनाकाल 14वीं सदी में माना जाता है, और इस रासों में केवल 42 छंद पाए गए हैं, अर्थात ये रासो बहुत ही छोटा है। इसमें केवल 42 छंद पाए गए हैं। अपभ्रंश भाषा से यह रचित है, और वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। अगला जो रासो है वो है हमीर रासो, और इसके रचनाकार हैं शाड़ंगधर। हमीर रासों में हमीर तथा अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन पाया जाता है। जो प्राकृतिक पैगलम रचना है, उसमें इस रासों के केवल 8 ही छंद पाए गए हैं, और इन्हीं छंदों को आधार मानकर रामचंद्र शुक्ल ने इस रासों के रचनाकार शाड़ंगधर को मान लिया है, लेकिन बहुत से विद्वानों का इसमें मत है। राहुल सांकृत्यायन ने इस रासों का रचनाकार जज्जल कवि को माना है, यानी कि वो मानते हैं कि इस रासों का रचनाकार शाड़ंगधर नहीं है, वो जज्जल को इसका रचनाकार मानते हैं।